तो हमारे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता सर हैं, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो सर से आज जानते हैं बिहार चुनाव के बारे में कि उनका क्या मानना है, क्या उनका राय है। तो सर से हम कुछ सवाल करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सर ये बताइए, आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, तो सबसे पहले हम शिक्षा पर ही सवाल उठाएंगे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है? संसाधनों की कमी, शिक्षकों की गुणवत्ता या नीति के अभाव? मुझे लगता है कि तीनों क्षेत्र में कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता इस हिसाब से कमी है कि बिहार के एलिमेंट्री स्कूल्स में जिन शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, अभी वाला जो लॉट नियुक्त हुआ है उसमें कुछ अच्छे गुणवत्ता वाले शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन उससे पहले ये एक एम्प्लॉयमेंट शॉप की तरह यूज किया गया है एलिमेंट्री एजुकेशन को। और कमोबेश यही स्थिति रही हायर एजुकेशन की भी, कि समस्या रही रिक्रूटमेंट की, कि अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई एलिमेंट्री लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन लेवल तक, जिसके कारण वहाँ की शिक्षा व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी हो गई। शिक्षा के प्रति वहाँ के नेताओं का, गवर्नमेंट का, अब तक की सरकारों का, पिछले 20-25 सालों का बात कर रहा हूँ मैं, कि सरकारों का रुझान नहीं रहा, कोई केयर नहीं रहा, जिसके कारण जितने भी अच्छे क्वालिटी वाले लोग थे वो बिहार से बाहर चले गए और बाहर के संस्थानों में, देश विदेश, कई विदेशों में भी गए हैं और वहाँ के संस्थानों में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत थी कि बिहार के शिक्षण संस्थानों को दुरुस्त किया जाए और एक मौका दिया जाए जो बिहार के बाहर शिक्षक हैं उनको बिहार में ला करके शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर उठाने की। तो ऐसा प्रयास मुझे दिख नहीं रहा है। बिहार में क्यों जाएंगे शिक्षक? बिहार में कुछ उनके लायक होगा, उनके लिए सामाजिक सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी, हर क्षेत्र में कुछ सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी, तभी तो बिहार लौटेंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा व्यवस्था लगभग ध्वस्त सी हो गई है। बिहार से बाहर जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बिहार में रहकर ही अपना योगदान देते हुए बिहार को एज ए स्टेट पुल अप क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अगर मैं बिहार से बाहर झारखंड में रह करके झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक फेस लिफ्ट दे सकता हूं, तो यही काम मैं बिहार के यूनिवर्सिटी में भी कर सकता हूं। यस सर। आपने पहले 3 बात की थी, 3 क्षेत्र में, तो एक तो शिक्षा किया था, दूसरा क्या बताया था आपने? नीति का अभाव। नीति का अभाव। देखिए, बिहार में लोक लुभावन नीतियाँ ज़्यादा बनाई गई, जिसके कारण एक तबका जो है वो या तो जाति के नाम पे वोट देने लगा, जाति के नाम पे सरकार को चुनने लगा, या 500 रुपये या 5000 रुपये पे चुनाव में अपना मत देने लगा, या फिर मुर्गा भात पे मत देने लगा, या 5 किलो फ्री के राशन पे मत देने लगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी लोक लुभावन नीतियों से ऊपर उठ करके सरकारों को लॉन्ग टर्म नीति बनाना चाहिए था, जिसके कारण सही मायने में जनता का, नागरिकों का एम्पावरमेंट हो सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनको सक्षम बनाया जा सके कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो। उनके अंदर के एंटरप्रेन्योरशिप को जगाने की ज़रूरत थी। और मुझे लगता है अगर इस ढंग से नीतियों का निर्माण किया जाता तो बिहार के उत्थान के पहले बिहारियों का उत्थान होता, तो बिहार का उत्थान ऑटोमेटिकली हो जाता। यस सर। सर, लेकिन इस चीज़ को लेकर जनता में जागरूकता कैसे पैदा किया जाए? तो सब मतलब कि ये नेताओं तक तो बात पहुंच ही जाती है, बट फिर भी जनता जागरूक नहीं हो पाती है और ये जनता उसी पुराने ढांचे पर ही वोट करती है। मुझे लगता है कि अब तक की सरकारों का मानस रहा है कि बिहार की जनता को उसी स्टेट में रहने दिया जाए। अगर ये एक तरह का ओपीएम है, अगर ये ओपीएम उनको फीड नहीं किया जाएगा कि आपको जाति के टर्म्स में सोचना है, आपको धर्म के टर्म में सोचना है, आपको छोटे मोटे ज़रूरत के चीज़ों के बारे में उलझे रहना है, तब तक नेताओं का अपना स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकेगा, वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो जिस दिन बिहार की जनता जागरूक हो जाएगी, तब उस दिन तो इस तरह के नेताओं जो जात पात धर्म की राजनीति करते हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और यही इस बार ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक क्रांति सी आ गई है। हम पिछले 3-4 महीनों से बिहार के चुनाव के रुख को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं भी फिंगर क्रॉस्ड हूँ, क्योंकि एक तरफ चुनावी विश्लेषण के पंडित हैं, उनका मानना है कि एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन दूसरी ओर जब ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से खास करके, तो लग रहा है कि जन सुराज पार्टी की एक क्रांति सी आ गई है
और भारत के बाहर जितने भी रहने वाले युवा थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बिहार छठ मनाने के लिए नहीं आया हूँ, दीपावली मनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जन स्वराज पार्टी को जितवाने के लिए आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिसे बहुत गंभीरता से समझने का प्रयास करना होगा। कि भले ही जन स्वराज जीते या ना जीते बात की बात है, बट जन स्वराज ने बिहार के युवाओं में, बिहार के लोगों में एक नए मुद्दा के साथ जागरूकता फैलाई है। और मुझे लगता है कि ऐसा अगर जन स्वराज न आता तो शायद हो सकता है कि इस बार भी वही पुराने मुद्दे पर ही चुनाव लड़ी जाए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि अगर जन स्वराज एक ऑल्टरनेटिव के रूप में जो उभरा है, ये ऑल्टरनेटिव नहीं उभरा होता, ये विकल्प नहीं उभरा होता भारतीय जनमानस के समक्ष, तो फिर क्या होता है, एनडीए और नीतीश कुमार की पार्टी मिलकर के और उसके जितने भी घटक दल हैं सब मिल करके महागठबंधन को कहते हैं कि जंगल राज फिर से आ जाएगा अगर आप उसको वोट देंगे तो। ये जंगल राज की बात करते हैं और उधर के लोग जो हैं महागठबंधन के लोग वो कहते कि सांप्रदायिकता फैलाएंगे ये अगर वापस आएंगे सत्ता में। कोई विकास की बात ही नहीं, कोई विकास की बात ही नहीं करता। विकास बस इसी पे होता है कि मैं आऊँगा सत्ता में तो ये फ्री राशन आपको देते रहेंगे और भी बहुत सारे फ्रीबीज देंगे। कोई भी ये बात नहीं करता जो जन स्वराज पार्टी कर रही है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप शिक्षा के लिए वोट दीजिए, स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए। बिजली सड़क पानी बिहार को बाय द वे मिला है, ऐसा नहीं है कि बिहार के उत्थान के लिए बिहार में सड़कें बनाई गई। यस सर। अगर बिहार बीच में आया और सड़क सिलीगुड़ी तक जाना है तो बिहार में भी सड़क बन गई। जी सर। तो ये बाय द वे डेवलपमेंट हुआ, बिहार को टारगेट करते हुए कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा उनका मानना है। और मुझे सही भी लगता है कि जितनी चीनी मिलें थी और भी जो संसाधन के रास्ते थे वो सब धीरे धीरे बंद हो गए और बिहारियों का पलायन शुरू हो गया। लाखों लाख की संख्या में बिहारी बाहर दिल्ली मुंबई बड़े बड़े महानगरों में जा रहे हैं और कितने पैसे कमाने के लिए, तो 10,000 12,000 15,000 रुपए कमाने के लिए। तो आपको सर ये लग रहा है कि महागठबंधन और जो एनडीए की सरकार थी पिछले 35 साल से अभी तक कुछ कर नहीं पाई? मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है कि जनता जो सिटीजनशिप बिल्डिंग कहते हैं उस क्षेत्र में कोई कार्य हुआ हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बिहारियों को कुछ मिल गया हो, जो मैंने कहा बाय द वे डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनी होंगी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए होंगे, लेकिन बिहारियों के निर्माण के लिए कि हर एक बिहारी सक्षम हो, एम्पावर्ड हो, उसको 8,000 10,000 12,000 की नौकरी के लिए राज्य से बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े, ऐसी व्यवस्था राज्य के अंदर नहीं की गई, जो एक बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। और मुझे लगता है कि अब चिराग पासवान की पार्टी हो या और भी छोटे छोटे दल हैं, उन सबको ये एक आई ओपनर की तरह मिला है जन स्वराज पार्टी। जिन मुद्दों को जन स्वराज पार्टी उठा रही है वो बिल्कुल धरातल के मुद्दे हैं और इसीलिए उनकी सभाओं में बड़ी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन सर जन स्वराज पर सवाल ये भी उठ रहा है कि इतना जो पैसा चुनाव में खर्चा कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं चुनाव जीत कर आएंगे तो उसका वसूली करेंगे, तो आपको इस पर क्या कहना है? एक तरफ तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मैं जो भी कमाया हूँ सरस्वती की कृपा से कमाया हूँ, विद्या बुद्धि से कमाया हूँ, तो मैं बिहार को बदलने के लिए आया हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। पैसा कमाना अगर होता तो हमारा जो दुकान चल रहा था, हमारी जो आईपैक कंपनी चल रही थी, वही पैसा कमा रही थी, मैं उसी को और आगे बढ़ाता। बात भी बिल्कुल सही है, पैसे कमाने के लिए उनके पास कोई छोटे मोटे रास्ते नहीं थे, वो सरकारें बनवाते रहते और रणनीतिकार का जो काम कर रहे थे वो करते रहते, बहुत सारे कंपनियों को भी एडवाइस देते हैं, वो काम करते रहते हैं। तो कॉरपोरेट जगत में एक मसीहा के रूप में उभरते, बहुत पैसा कमा सकते थे। तो फिर आकर के यहाँ वो 3 साल 4 साल से गाँव में पदयात्रा कर रहे हैं, बारिश में, धूल में, धक्कर में, हर तरह से वो परेशान नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी एक बड़े शहर में 5 स्टार टाइप ऑफिस में बैठ करके और रणनीतिकार की भूमिका में रहे होते तो ज़्यादा पैसा कमाते और एक सुविधा भोगी इंसान की तरह बहुत सारी सुविधाओं के साथ जी रहे होते। तो इतनी असुविधा में उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि वो जीत कर आएंगे तो पैसे पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पैसा कमाने के उनके पास बहुत से रास्ते थे और वो इतने एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं और इतने सक्षम हैं
कि वो अच्छा पैसा कमाते और बहुत कम समय में उन्होंने कमाया भी है। उसी पैसे से वो बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई व्यापारिक सोच निहित नहीं है वो जो कर रहे हैं, बल्कि इसमें एक संवेदनशीलता है जो उभर कर सामने आ रही है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। मैं हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनसे मतभेद रखूं, लेकिन जो बिहार के लिए कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और इसके पहले भी छोटे मोटे प्रयास किए गए। कुछ लोग विदेशों से छोड़ करके अपनी पढ़ाई लिखाई आए और चुनाव में कुछ बदलाव लाने का प्रयास किए, लेकिन वो बहुत लंबी दूरी तय नहीं कर पाए, बहुत छोटी दूरी में ही सिमट करके चले गए। ये पहला ऐसा प्रयास दिख रहा है जो अब तक के देशव्यापी सारे प्रयासों से अलग है और जनता इसमें इसलिए नहीं जुड़ रही है कि उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे या उनका कोई छोटा लाभ हो जाएगा। जनता उनसे लॉन्ग टर्म के विचारों के कारण जुड़ रही है। उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में मेरे जीवन में कुछ तब्दीलियां आएंगी। सर, बिहार में तेजस्वी यादव भी जो 17 महीने की सरकार थी नीतीश जी के साथ, तो 17 महीने में उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा काम किया। और जो उन पर आरोप लगता है जंगल राज का, तो वो तो उनके पिताजी का था, जो कि 2005 की पहले की घटना है। तो जो उन्होंने 17 महीना में काम किया, और हालांकि जन स्वराज के आने से पहले तेजस्वी यादव ही मुख्य मुद्दा ये सब उठाते थे, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर। हालांकि प्रशांत जी उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी भी उठाते थे। तो उन पर आपको क्या कहना है, क्योंकि काम 17 महीने करके भी दिखाए हैं, तो आपको क्यों उनसे उम्मीद नज़र नहीं आ रही है? अब देखिए, 17 महीने में उन्होंने क्या किया, इसका कहीं लेखा ब्यौरा न मैं किसी आर्टिकल में पढ़ा हूँ, न किसी बिहार सरकार के रिपोर्ट में पढ़ा हूँ। ये एक चुनावी वादे के रूप में वो हमेशा क्लेम करते रहे कि मैंने इतने लोगों को नौकरी दी, ये किया, वो किया, जो भी वो गिनवाते हैं। मुझे लगता है जो $1,000,000 क्वेश्चन है यहाँ पे, कि ठीक है उनके पिताजी को रिस्पॉन्सिबल मानना चाहिए कि उन्होंने जंगल राज टाइप की व्यवस्था दी अपने शासनकाल में, लेकिन जो $1,000,000 क्वेश्चन की बात मैंने की वो ये है कि अगर आपके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे और आप DPS RK पुरम जैसे स्कूल में आपको शिक्षित करने का प्रयास किया और वहाँ भी आप अपनी शिक्षा पूरी ना कर पाए, तो सारी सुविधाओं से लैस होते हुए भी अगर आप शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो ये विचारणीय प्रश्न है। इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर हमारे बहुत सारे बिहारी भाई हैं जो आप देखते होंगे गंगा के किनारे लैंप में बैठ करके पढ़ रहे हैं और वहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने में बिजी थे, तो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में भी कोई बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं लिया उन्होंने। और जो उनके समय की कहानियाँ निकल करके आ रही हैं, तो वो सोचने पे मजबूर करती हैं। हालांकि एक समय था, मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा और मुझे लगता था कि पिता से पुत्र कहीं ज़्यादा सोचते हैं और शायद यंग है, युवा नेतृत्व है उनके अंदर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि नेतृत्व किसी शिक्षा का मोहताज नहीं होता है। तो वो अशिक्षित रह गए, अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, जिन भी कारणों से नहीं पूरी की हो, पर नेतृत्व की क्षमता हो सकती है और ये हो सकता है उनको विरासत में मिला हो। वो उस विरासत को लेते हुए अपने अंदर तमाम तरह के बदलाव ला करके और एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन विगत कुछ महीनों में मुझे भी लगता है कि मैं थोड़ी गंभीरता से इस प्रश्न को सोचने लगा हूँ कि बात तो सही है कि अगर हमारे माता पिता दोनों शिक्षित हैं, सारी सुविधाओं से मुझे नवाजा गया, फिर मैं अपनी शिक्षा पूरी क्यों नहीं कर पाया। ये विचारणीय प्रश्न है। तो सर, लालू यादव जी की जो सरकार थी 2005 से पहले, 1990 से 2005 के बीच में, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? लोग बोलते हैं कि जंगल राज, लेकिन क्या वाकई में जंगल राज था या फिर बीजेपी की या फिर जो विपक्षी है आरोप लगाती है? ये पूरी तरह से आरोप नहीं है और पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। एक बात के लिए लालू यादव जी को की तारीफ करनी चाहिए और उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने दबे पिछड़े समुदाय के लोगों को आवाज़ दी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पहले बिहार की सामाजिक व्यवस्था बहुत फॉरवर्ड ओरिएंटेड थी, फॉरवर्ड कास्ट ओरिएंटेड थी। उस चीज़ को तोड़ करके उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की एक जो
नई धारा है उसको कायम किया, और जो बैकवर्ड समुदाय के लोग थे, जाति के लोग थे, वो उभर कर सामने आए, उनको आवाज़ दिया उन्होंने और बहुत तरह से उनको सक्षम भी बनाया। तो इसके लिए लालू यादव जी को की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन दूसरी ओर कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो शायद सत्ता का जो सोच था, जो शक्ति थी, वो उनके दिमाग में पहुंच गई। और उस क्रम में जैसे अभी जो छन करा रहा है कि दोनों बेटियों को उन्होंने MBBS की डिग्री दिलवाई, मैनिपुलेट करके डिग्री मिला उनको, तो मुझे लगता है कि माता पिता अगर दोनों इतने सक्षम थे तो सारे पुत्र और पुत्रियों को बहुत बड़ा बड़ा काम करना चाहिए था और बहुत शिक्षित होना चाहिए था, क्योंकि उनको प्राउड फील करना चाहिए था कि हमारे पिताजी जो उतने शिक्षित नहीं थे और एक छोटे से वेटनरी कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, खुद खाना बनाते थे, खाते थे और इतने बच्चों को पाला और इतना संघर्ष करते हुए उस ओहदे तक पहुँचे। तो फिर बच्चों को ये सोचना चाहिए था कि हमको जो सुख सुविधा मिली उसको यूज़ करके हम और कितना आगे पहुँच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे वो कुछ गलत कर गए। सत्ता का जो सोच था, उनके शक्ति थी, उनके दिमाग में पहुँच गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की डिमांड थी, विकास नहीं, उस समय सामाजिक न्याय की ही जरूरत थी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम सत्ता चला रहे हैं तो हमें चहुमुखी विकास करने की ज़रूरत होती है। हम सिर्फ एक पक्ष पे फोकस करके नहीं रह सकते। सत्ता का मतलब ही वही है कि आमूल चूल परिवर्तन हो और विकास हर एक क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो, कि आप चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सुरक्षा का हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हर एक क्षेत्र में विकास दिखना चाहिए। तो ठीक है, सामाजिक ताने बाने में बदलाव लाने की ज़रूरत थी, ये एक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य है और उन्होंने वो काम किया। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पे किया, जिसके कारण जंगल राज का नाम दिया गया। सर, ऐसा मेरा मतलब, हमने जो पढ़ा, जो भी जाना, तो जंगल राज इसलिए ऐसे कहा जाता है क्योंकि उसमें नक्सलाइट और जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो लड़ाई थी, तो इस वजह से आरोप लगाया जाता है कि जो सवर्ण कास्ट लोग थे तो उनको जो जंगल राज का नाम दिए। ऐसे देखा जाए तो आज भी जंगल राज 2 ही है, क्योंकि एनडीए की सरकार में आज भी उतना ही मर्डर होती है। दिल्ली, बिहार में आप चले जाइए तो कोई किसी को मर्डर कर देता है। देखिए, हम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल सही सोचना है आपका। लेकिन आपको एक चीज़ जो दिमाग में रखना चाहिए कि कहते हैं ना, सोसाइटी इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, इट्स चेंजिंग, इट्स एवर चेंजिंग, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। हमारे यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है। विकास के साथ सामाजिक बदलाव भी होता है। इसी को हम कहते हैं सोशल मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो सोशल मॉडर्नाइजेशन इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सिक्वेंस होता है। तो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो डेवलपमेंट हुआ उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है। तो सामाजिक परिवर्तन तो अपने लय में चल रहा है, तो वो एक चीज़ है। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के साथ आपको अपने राजनीति करने के ढंग में परिवर्तन करना होगा। इस समय में, समकालीन समय में क्या डिमांड है समाज का, उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सत्ता पक्ष को या सत्ता में जो लोग हैं, जो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि समाज क्या चाह रहा है। अब जैसे ये देखिए, पलायन का एक बहुत बड़ा दर्द था जिसको प्रशांत किशोर ने उभार दिया, और यही कारण है कि उनको एक मैसिव सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि एक क्रांति सी आ रही है, जहाँ सोशल मीडिया पे वो छाए हुए हैं। और मैं पत्रकारों को बोलते सुन रहा हूँ, जो पत्रकार शुरू में बड़े एग्रेसिव थे उनके प्रति, वो पत्रकार धीरे धीरे उनके पक्ष में होते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो चारों तरफ प्रशांत किशोर का नाम ही सुनाई देता है। तो ये बदलाव कैसे आया? तो प्रशांत किशोर ने शायद क्या, मुझे लगता है कि अक्षरशः ये सत्य है कि उन्होंने समाज में हो रहे बदलाव को समझा और उस समाज के नब्ज को पकड़ा कि अभी जो सबसे बड़ा दर्द झेल रहा है बिहार का समाज, वो है पलायन। माँ, बीवी, बच्चे सब इधर हैं और पुरुष जो है वो बाहर जाकर के काम कर रहा है और वहाँ से पैसे भेज रहा है तो घर चल रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने बखूबी समझा और इस चीज़ को सामने लाया
कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने इसका कारण ढूंढा शिक्षा में। और बात भी सही है। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक चीज़ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा इशू है बिहार के अंदर, कि लोग ग्रेजुएशन कर लिए, किस तरह की ग्रेजुएशन की डिग्री है कि वो बोझा ढो रहे हैं, बोझा ढोने का काम कर रहे हैं, डिग्री भी कंप्लीट होती है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा और रोजगार का एक अन्योन्याश्रय संबंध है, और इसको बहुत बखूबी समझा उन्होंने। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि एक सुकरात का ज़माना था जब नॉलेज इज वर्च्यू कहते थे। यस सर। आज मिशेल फुको का ज़माना है जब हम जिसको पोस्ट मॉडर्न कहते हैं, और अब नॉलेज इज पावर हो गया। तो नॉलेज को, जितना ज़्यादा नॉलेज है आपके पास उतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं आप। तो इस बदलाव को, नॉलेज इज वर्च्यू से नॉलेज इज पावर के बदलाव को समझना नेताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो शिक्षित नेता हैं वो बखूबी समझते हैं। तो हो सकता है कि हमारे नेताओं के इर्द गिर्द जो शिक्षित लोग होंगे वो जानबूझ करके उनको शिक्षित नहीं कर रहे होंगे कि समाज में किस तरह का बदलाव हो रहा है, और वही घिसी पिटी राजनीति में और राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक मुद्दों को लेकर। नेताओं का काम ही है कि जनता न पढ़ रहे, हाँ, ताकि वो जनता को मूर्ख बनाकर अपना वोट बैंक लेते रहे। बिल्कुल, वो जनता को वोट बैंक भी बना करके रखना चाहते हैं। यस सर। और अगर आप खुद सोच सकते हैं, जैसे अभी सर लालच दिया कि 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में भी चुनाव के जस्ट पहले सबको दिया गया। और ऐसा देखा गया ना कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, आपके झारखंड में मैया सम्मान योजना, अब बाकी के जो छत्तीसगढ़ में महतारी योजना, ये इस तरह की योजनाएं जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं कि सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आप पैसा डाल रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो आंख बंद करके वोट डालता है। और इसका सक्सेस रेट देखते हुए बिहार में भी उन्होंने अपना लिया ये। तो आप 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से उसको 10,000 रुपये पर मंथ कमाने के लायक नहीं बनाया, और जब चुनाव नज़दीक आ गया तो आप उसके अकाउंट में 10,000 रुपये डाल रहे हैं। तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है। तो सर क्या आप नीतीश सरकार को पिछले 15 साल का देखा जाए कार्यकाल, तो क्या इनको भी आप जंगल राज 2 मानेंगे? जंगल राज 2 नहीं मानूंगा मैं। उन्होंने कई क्षेत्रों में काम किए, जैसे मैंने कहा कि बाय द वे डेवलपमेंट हुआ, पर डेवलपमेंट हुआ, और कुछ सुरक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम उठाए। लालू राज में जो जंगल राज बना, उस चीज़ को सुधारने में, कहते हैं ना कि लोग ऐसा भी बोलते हैं कि लालू यादव जी के समय में बिहार 15 साल पीछे चला गया, तो फिर से वो उस स्टेट में लाने के लिए 15 साल तो लगेंगे, 15 साल नहीं तो 10 साल तो लगेंगे। तो हो सकता है शुरुआती दौर में उन्होंने चीज़ों को संभालने में समय लगा हो, लेकिन एक दूरदर्शी सोच लेकर चलना चाहिए था, जिसकी भयानक कमी रही। और वो दूरदर्शी सोच ये है कि बिहार के अंदर बिहारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाए, जिसका माध्यम, इसका टूल सिर्फ शिक्षा था। अगर बिहारियों को वो शिक्षित कर देते, उनके अंदर स्किल डाल देते, तो वही बिहारी बड़े एंटरप्रेनर बन जाते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि बिहार के लिए वित्त की भी कमी रहेगी, फंड की कमी रहेगी, जो केंद्र सरकार नहीं प्रोवाइड कराती है? पता नहीं, मुझे ऐसा अक्सर राज्य सरकारें बोलती रहती हैं कि हमारा इतना फंड सेंटर के पास अटका हुआ है, और अक्सर 1000 करोड़ों में बात होती है। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि कहीं 20,000 करोड़, कहीं 30,000 करोड़ काला धन सामने आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग, ईडी का छापा पड़ रहा है। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसा हो सकता है ढेर सारे लोग, तो धन की तो कहीं कोई कमी नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है पॉलिटिकल विल होना चाहिए, तो धन अपने आप धन की उगाही हो जाती है। सब कामों के लिए धन है आपके पास, लेकिन जब जनता को शिक्षित करना है, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसका सशक्तिकरण करना है, तो आप धन का रोने लगते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर आपको सेंटर से धन ही नहीं मिला, तो फिर सेंटर के साथ अलायंस में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं जाते। तो सर आपको लगता है कि शराबबंदी के कारण भी बिहार के जो राजस्व में है थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है? शराबबंदी के कारण, ये तो हकीकत है कि शराबबंदी पेपर में एग्जिस्ट किया। हर किसी के पास जो कल तक 100 रुपये में शराब मिल रहा था, वो 400 रुपये में मिलने लगा। तो शराबबंदी इफेक्टिव हुआ कहाँ, प्रभावी हुआ कहाँ? कानून को इतना सख्त बना दिया कि उसके कारण ब्लैक मार्केटिंग और ज़्यादा होने लगी। इससे राजस्व का नुकसान तो हुआ ही, पर ये एक अलग तरह के व्यवस्था को जन्म दिया जो कहीं से भी प्रशंसनीय नहीं है।
उसकी जितनी भी शिकायत की जाए वो कम है। और उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा था, उनको पता नहीं था। अफसरशाही क्या इतनी ज़्यादा हावी थी कि नेताओं को पता नहीं चला कि हम जो ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया है वो सही मायने में ड्राई है। रोज उभर के तरह तरह के केसेस आ रहे हैं, मतलब आप अखबार नहीं पढ़ते हो तो सर डेली मिल जाता, गांव में जाइए तो हर घर अवेलेबल है, शहर में भी हर बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो सोशल मीडिया पे खूब लोग बोल रहे हैं ना, महिलाएं बोल रही हैं कि मैं प्रताड़ित हूँ, कि कल तक वो पीता था तो अपने आधे पैसे से ही पीता था, अब तो पूरे पैसे का पी जाता है, जो कमाता है वो पूरा पैसा लगा देता है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। तो उससे अच्छा कि शराबबंदी को ओपन ही कर दिया जाए। शराबबंदी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया रास्ता है इंसान को इंसान बनाया जाए। हम नहीं पीते, आप नहीं पीते, क्यों नहीं पीते? क्योंकि हमारी समझदारी है कि अगर हम 100 रुपया कमा रहे हैं डेली, या 100 रुपये में 70 रुपये पी जाए, 60 रुपये पी जाए, तो हमारे परिवार के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसको। तो अगर मुझे ये समझा दिया जाए कि शराब कैसे घरों को बिल्टा देती है, परिवार को बिल्टा देती है, ये समझदारी जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी तो हम वैसे ही शराब को ना कह देंगे। तो ये मुझे लगता है कि जो एलिट सोसाइटी के लोग हाई कॉस्टिंग दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको उनकी तरह से जीने दिया जाए। लेकिन जो छोटे तबके के लोग पाउच और लोकल मेड लीकर पीते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली दुकानें बंद हो जाएंगी अगर लोग पीना छोड़ देंगे तो। यस सर। तो लोगों के सशक्तिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है बिहार के अंदर। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा योग्य मानते हैं? अब देखिए, जितने जो बड़े लीडर थे उन सबको तो डिसमेंटल कर दिया प्रशांत किशोर ने। चाहे वो सम्राट चौधरी से लेकर के जायसवाल तक सबको उन्होंने धोया है बुरी तरह से। और सब कोई भी बड़ा लीडर अभी प्रशांत किशोर के खिलाफ नहीं बोलने को तैयार हो रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई साफ सुथरा चेहरा वाला व्यक्ति जो हो सकता है, जिसके बारे में हम बहुत नहीं ज़्यादा जानते हों, जैसे मध्य प्रदेश में वो चुन कर लाए, उड़ीसा में चुन कर लाए, छत्तीसगढ़ में चुन कर लाए, तो हो सकता है वैसा ही कोई नेता ढूंढ करके निकालें, जिसकी शुरू में भले एक्सेप्टेबिलिटी ना बने जनता के बीच में, लेकिन धीरे धीरे उनके कार्यकलापों से जनता उनको स्वीकार करने लगे। तो हो सकता है ऐसा चेहरा लाएंगे, और यही एनडीए के हक में है और यही बिहारियों के हक में भी है। जो रॉटन लीडरशिप है उसको तो डिस्कार्ड करना ही चाहिए। तो ये दलगत राजनीति के तहत भी रॉटन लीडरशिप को डिस्कार्ड करना चाहिए, अगर पार्टी खुद को एक साफ सुथरी छवि के साथ जनता के बीच में एग्जिस्ट करना चाहती है तो। और जनता को भी इन रॉटन लीडर्स को राइट ऑफ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है नेताओं की कमी है, और अगर इम्पोर्ट भी करने की ज़रूरत पड़े दूसरे स्टेट से तो ला करके मुख्यमंत्री बनाए। कि पढ़े लिखे जो युवा हैं, या फिर जैसे आप जैसे लोग प्रोफेसर हो गए, ये लोग क्यों नहीं राजनीति में जाना चाहते हैं, और जाते भी हैं तो बहुत एक दो इसलिए कि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रशांत किशोर के पहले भी कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए। कुछ लोग हार्वर्ड और अदर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके आए, अपने नौकरी सब छोड़ करके आए, जो भी पैसा कमाया था लगाया, लेकिन बहुत दूर तक नहीं चल सके, 3000-4000 वोट में निपट गए। तो चुनाव में अगर प्रशांत किशोर इतना बड़ा काम कर पाए हैं तो वो इसलिए कि वो खुद उन्होंने अपना ब्यौरा दिया कि 243 करोड़ लगभग हमने कमाया, हमने 32 करोड़ सरकार को टैक्स भी दिया और 90 करोड़ हमने पार्टी के फंड में डाल दिया। तो जिसके पास पैसा होगा वही राजनीति कर पाएगा। अब ये एक उम्मीद की किरण जगी है कि पहले जो अभी तक के लीडिंग नेशनल पार्टीज़ हैं, स्टेट पार्टीज़ हैं, अगर इनको कैंडिडेट की ज़रूरत होती थी तो ये जेलों में जाते थे, अपराधियों को ढूंढते थे कि जो उनको सीट डिलीवर कर सके। और वो आंकड़ा जो मैजिक नंबर कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उसको अचीव कर सके। प्रशांत किशोर ने पहली बार ऐसा प्रयास किया जो अति सराहनीय है कि उन्होंने जो भी 243 सीटों पे जिनको भी खड़ा किया, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई रिटायर्ड आईपीएस है, कोई आईपीएस छोड़ करके आया, तो इस तरह के पढ़े लिखे साफ सुथरी छवि वाले लोगों को सामने लाया। तो हो सकता है कि अगर ये बदलाव कारगर हो, इफ़ेक्टिव हो और वो कुछ कर पाएँ तो आने वाले समय में हमारे जैसे लोग भी सोचेंगे कि हाँ, हम जाएं बिहार की सेवा करें, जनता की सेवा करें। सर, एक आर्टिकल भी लिखे थे, वो आर्टिकल्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी बिहार चुनाव को लेकर ही था। वो मुझे बेंगलोर यूनिवर्सिटी से किसी ने कहा
कि प्रिंट मीडिया में जन सुराज पार्टी के ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं लिखा है। यस सर। जो बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार हैं, वो एक आध लाइन कहीं अपने आर्टिकल में देते हैं और जन सुराज को निपटा देते हैं। कोई उसको एक फैक्टर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप कुछ ऐसा दे सकते हैं कि कम से कम 800,000 वर्ड में जन सुराज पार्टी का क्या प्रोस्पेक्ट है उसको बता सकें और किस तरह का काम कर रही है? तो उसी क्रम में मैंने उनका एक न्यूज़लेटर था, उसके न्यूज़लेटर के लिए मैंने वो आर्टिकल लिखा। जन सुराज पार्टी को मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से, और जो भी जाना समझा उसको मैंने वहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया। सोशल मीडिया is completely dominated by Jan Suraj Party. There is no doubt about it. Yes, sir. Whereas print media and the national television is completely dominated by either NDA and to an extent महागठबंधन। Yes, sir. तो नेशनल प्रिंट मीडिया, रीजनल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में NDA और उनके घटक दलों को अच्छा स्पेस मिल रहा है। महागठबंधन को थोड़ा कम स्पेस मिल रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी कम उनके कंपैरिजन में मिल रहा है स्पेस। पर सोशल मीडिया पूरा डोमिनेटेड है जन सुराज पार्टी द्वारा, और जन सुराज पार्टी शायद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि आज के युवाओं का जो चरित्र है कि वो पेपर ना पढ़ें, टीवी ना देखें, लेकिन हर एक किसी के हाथ में मोबाइल है, और फेवरेट टाइम पास उनका होता है कि जब हम खाली बैठे हैं तो रील देख रहे हैं, और वो सब जगह जन सुराज पार्टी छाई हुई है। तो मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है बिहार के युवाओं पे, और जो लोग बिहार के बाहर भी हैं वो इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं, देखने लगे हैं, जानने समझने लगे हैं। और मुझे लग रहा है जैसे मैं फिंगर क्रॉस्ड हूँ, और बिहार के इलेक्शन के प्रति ये एक मानस बना के चल रहा हूँ कि 14 तारीख का इंतज़ार है कि 14 तारीख को क्या बक्सा खुलेगा, तो क्या रिजल्ट आएगा। जमाने से जमी हुई पार्टियाँ हैं, तो क्या एक नए एक्सपेरिमेंट को, इन पुरानी पार्टियों को उखाड़ फेंकना संभव हो पाएगा? और वो भी ऐसे जगह पे जहाँ कहते हैं बिहार के पॉपुलेशन का कंप्लीटली पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है। बिहार राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे है, भले राजनीति का फ़ायदा बिहार को न मिला हो, वो एक सशक्त सक्षम राज्य न बना हो, लेकिन बिहार के लोगों का प्रेजेंस नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़े पैमाने पे रहा है। तो ऐसे माहौल में जो जमी हुई पार्टियां हैं उसको किस हद तक सफल होगी जन सुराज पार्टी उखाड़ फेंकने में, ये दिस इज समथिंग वन नीड टू वेट एंड वॉच। बट सर, ईवीएम और वोट चोरी पर भी बात किया जाए तो ऐसा तो हो सकता है कि जो सरकार है वो ईवीएम से छेड़छाड़ करके अपनी ही सरकार बनाए, जैसे पिछली बार आरोप लगा था। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, हर चुनाव के बाद लगता है, पर वोट चोरी एक अलग किस्म किस्म की समस्या है कि बहुत से लोग अननेसेसरली, और हो सकता है मैं ही हूँ, मैं बिहार छोड़ दिया, हो सकता है कि वहाँ के इलेक्टोरल रोल में मेरा नाम चल रहा हो, हालांकि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया कि मेरा नाम वहाँ से हटा दिया जाए, फिर भी पता नहीं वहाँ का सिस्टम कितना सक्षम है कि इस बात काम को कर पाया हो या नहीं कर पाया हो। तो ऐसे बहुत सारे बिहारी होंगे, कुछ लोग मर गए होंगे, कुछ लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं, परमानेंटली दूसरे राज्यों में सेटल कर गए हैं, उनका नाम एग्जिस्ट कर रहा हो, तो अब उसको कोई मुद्दा बना ले कि वे वोट चोरी का मामला है, तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को सुधारना चाहिए। इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग तो होनी चाहिए, और ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, ये सिर्फ चुनाव के समय नहीं होना चाहिए। सर, ईवीएम पे क्या? और ईवीएम का जो समस्या है, मुझे लगता है कि मैं खुद चुनाव में पार्टिसिपेट किया हूँ, चुनाव करवाया हूँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक लोकसभा चुनाव कराने का, 2 विधानसभा चुनाव कराने का। तो मुझे लगता है इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कि कोई भी पार्टी के लिए ये संभव नहीं, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, कि कुछ लोगों के माध्यम से वो इस मशीन को मैनिपुलेट कर लेगी कि आप जो भी बटन दबाइए तो कमल ही दबेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो वहाँ पे बैलेट यूनिट है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। हो सकता है कि तकनीकी खराबी के कारण कुछ हो गया हो कभी, और ऐसा उसको न्यूज़ बना दिया गया हो, तो वो आइसोलेटेड इंस्टेंसेस होंगे ऐसे।
पर मास लेवल पे किसी इलाके का पूरा ईवीएम ही कैप्चर कर लिया जाए और पूरे ईवीएम को मैनिपुलेट कर लिया जाए, ऐसी संभावना तकनीकी तौर पे मुझे नज़र नहीं आती है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी, चाहे विपक्ष में हो, सत्तारूढ़ में हो, किसी भी रूप में ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकती है। मैं खुद हो सकता है किसी पार्टी के प्रति स्ट्रांगली बायस्ड हूँ, चुनाव करवा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी छेड़छाड़ कर करके उसको अपने जिस पार्टी को चाहता उस पार्टी के फेवर में कुछ कर लूँगा। संभव ही नहीं है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कई नज़रें उस पर होती हैं, और उस बीच में आप कैसे कुछ कर ले जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत बहुत मैकेनाइज्ड वे में सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं सर पे... अब सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जैसे बिहार में बहुत सी जो कम्युनिटी है, जो दलित है, जैसे मुसहर कम्युनिटी हो गया, डोम कम्युनिटी हो गया, तो इस कम्युनिटी के लिए कोई बात नहीं करता है। जैसे उस जाति से जितना मांझी भी आते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी की स्थिति मतलब देखा जाए तो प्राचीन काल जैसी ही है। अभी भी आप चले जाइए उनके मोहल्ला में, उनके घर में, जिंदगी बहुत ही दयनीय है और रहने लायक नहीं है। और उस पर आप क्या सोच रहे हैं? ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि लोग बिहार में राजनीति करते हैं पर बिहार के मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं। ये अंतर ये है कि बिहार में हमने राजनीति की, बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमने अपने कम्युनिटी के लोगों को यूज़ किया। मैं अपने आप को, स्वयं को उस कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई किया कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नेतृत्व देंगे। लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आए तो हम पहले ये सोचने लगते हैं कि इतना पैसा कमा लें, सत्ता में बने रहने के सारे माध्यम मेरे पास मौजूद हों, और हम अपने जिस कम्युनिटी ने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए बस लिप सर्विस रखते हैं कि बस उनको बहला के फुसला के कुछ चुनाव के समय में दे देंगे, पैसा दे देंगे, कुछ दे देंगे और मेरा काम हो जाएगा। ज़रूरत है कि अगर मैं XYZ कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो उस कम्युनिटी को जीऊँ राजनीति के साथ साथ, और मैं ये समझूं कि मुझे सत्ता मिली है, ईश्वर ने मुझे जो सत्ता दिया है वो सुख भोगने के लिए नहीं दिया है, वो सेवा के लिए दिया है। तो जब तक राजनेताओं के अंदर वो सेवा भावना नहीं जागेगी, वो संवेदनशीलता नहीं जागेगी कि जिस कम्युनिटी के लोगों ने मुझे सत्ता में बिठाया अपना बहुमूल्य मत दे करके, मैं उस कम्युनिटी को कैसे भूल जाऊं और कैसे उस कम्युनिटी को बहला फुसला करके बस एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करूं, उनके बारे में सोचना छोड़ दूं, अपने बारे में सिर्फ सोचूं। तो ये मुझे लगता है कि अच्छे लोग जब आएंगे राजनीति में तो जिस भी कम्युनिटी से हों वो कम्युनिटी के लिए तो करेंगे ही, कम्युनिटी के बाहर के लोगों के लिए भी करेंगे, क्योंकि वो सही मायने में इंसान है। तो ज़रूरत है कि ऐसे संवेदनशील लोगों को सत्ता में लाया जाए। लेकिन सर बिहार में जैसे प्रशांत किशोर भी बोले थे भूमि सुधार को लेकर, तो देखा जाए तो ज़्यादातर जो अपर कास्ट कम्युनिटी है उनके पास ही भूमि ज़्यादा है। तो भूमि सुधार को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या भूमि सुधार की कमी की वजह से बिहार तो सोचना चाहिए ना कि विनोबा भावे ने भी भूदान आंदोलन चलाया, तो भूदान लैंड का एक बैंक है, तो वो बैंक जैसे झारखंड में भूदान बैंक वाला लैंड है तो वो गरीबों को मुहैया कराई जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े अपने शिक्षण के दौरान कि जब लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ तो जो एक एकड़ में ज़मीन थी वो लोग अपने घर के कुत्ते, बिल्ली, बीबी, नौकर, दाई सब के नाम से ट्रांसफ़र करने लगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि भाई मेरे पास जितना सीलिंग के हिसाब से लैंड होना चाहिए उतना ही है। तो ये तो सरकारी विफलता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि विफलता है? सर क्या आपको नहीं लगता कि भूमि सुधार की वजह से भी बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, ये सब बड़े पैमाने पे बिहार की ज़रूरत है, और ये सब जनता के हित को और जनता की कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इसको सामने रख करके ये सारे रिफॉर्म लाने चाहिए। तो अभी तक जो भी आता है, तो अब ये सोचिए ना आप कि अगर सड़क बन रहा है तो सड़क अक्सर गरीबों के खेत के बीच से ही गुजरता है, और गरीब का खेत ही उसमें आता है और उसके जद में आता है और उसको अपने खेत से हाथ धोना पड़ता है। अब जो किसान जिंदगी भर खेती किया है, आप उसको अगर बेदखल कर देंगे अपने खेत से तो वो कहाँ जा कर के क्या करेगा? उसको तो और कुछ आता नहीं है, आपने उसको शिक्षा नहीं दी है, स्किल नहीं दिया है, तो वो करेगा क्या? तो भूखे मरता है, किसान आत्महत्या करता है। लेकिन कभी भी आप ये नहीं सुनेंगे कि किसी अमीर के फार्म हाउस से होकर गुजर रही है,
और उसका फार्म हाउस उसकी जद में आ रहा हो, तो ये हमारे समझ से भी बाहर है। लेकिन अगर रिहैबिलिटेशन करना है तो सही मायने में रिहैबिलिटेशन होना चाहिए कि सरकार सिर्फ ज़मीन का मुआवजा न दे, मुआवजा देने से पहले ये भी सोचे कि जिसको हम ज़मीन से बेदखल कर रहे हैं वो सिर्फ खेती करना जानता है, तो वो पैसा लेकर के क्या करेगा। दूसरे राज्यों पे भी नज़र डालेंगे तो जैसे मैंने देखा है कि हरियाणा के लोगों को करोड़ों करोड़ रुपया मिला, सरकार ने ज़मीन लिया उनसे, वो दिल्ली या बड़े शहरों में गए, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली और एक बड़ा लैविश लाइफ जीने लगे। लेकिन वो बहुत जल्दी सारे पैसे खर्च हो गए, फिर से वो गरीबी के कगार पे आ गए। अच्छा सर, प्राचीन काल में देखा जाए तो मगध एक पूरा साम्राज्य हुआ करता था जो कि पूरा दक्षिण एशिया का कहा जाए तो सेंटर पॉइंट था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है, मतलब उसी बिहार, उसी मगध एरिया की बात करें तो मगध जो है पूरा दक्षिण एशिया गरीबी का सेंटर बना हुआ है और सबसे पिछड़ा हुआ इलाका बना हुआ है। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के जड़ में बिहार का राजनीतिकरण है। बहुत बड़े पैमाने पे बिहार का राजनीतिकरण हुआ, लोग वहाँ से नेता तो बने। अब अगर मोदी जी को हम गुजरात का नेता कहते हैं, अमित शाह को गुजरात का नेता कहते हैं, तो गुजरात के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, पूरा हाईटेक सिटी बना दिया, हाईटेक राज्य बना दिया उसको। लेकिन हमारे नेता सेंटर में हर मंत्रालय में रहे लगभग, लेकिन उस मंत्रालय के माध्यम से अपने राज्य के लिए कुछ ना लाए। बिहार में राजनीति बहुत हुई पर बिहारियों के लिए राजनीति नहीं। तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती गई, जिसके कारण बिहार बर्बादी के कगार पे आ गया। अब चीनी मिल था, या आप झारखंड का भी HEC का बात कर लें, तो ये चीज़ें क्यों बिखर रही हैं? इसलिए कि जिस गति से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उस गति से आप अपने इंडस्ट्रीज को हाईटेक नहीं बना रहे हैं। कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चौथे दौर में, तो उस चौथे दौर के रिक्वायरमेंट को समझना होगा ना, नीड को समझना होगा ना। वैसा ही हमें सोशल रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए, हमारी प्रिपेयर्डनेस उस तरह की होनी चाहिए चौथे दौर के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये नेता हमारे दूरदर्शी नहीं रहे। सर एक आखिरी सवाल, क्या आप ये मानते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार जो है आने वाले समय में, जैसे प्राचीन काल में मगध एक सेंटर पॉइंट हुआ करता था, फिर भारत का एक अग्रणी राज्य बन सकता है? बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस तरह का एक कद्दावर नेता बिहार पैदा करे, और उस कद्दावर नेता को पैदा करने के लिए बिहारियों को जो संकीर्ण सोच है ऊपर, उससे ऊपर उठने की ज़रूरत होगी कि हम जात पात धर्म, अपने छोटे मोटे नीड, इन सब से ऊपर उठ कर करके हम ये सोचें कि हमारे बिहार और बिहारियों के भविष्य के हित में क्या है, और उसके लिए अपने मत का प्रयोग करें। और अगर अच्छा नेता हम दे सके, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या असेंबली के लिए हो, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और दिमाग की कमी तो है ही नहीं। आप जिस भी राज्य में चले जाएं तो बिहारी वहाँ जो भी कर रहे हैं, कोई बोझा ढो रहा है तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर जैसे भी लोग हैं। यस सर। तो हर एक लेवल पे बिहारियों की मौजूदगी है। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर क्वालिटी ऑफ श्रम की कमी नहीं है, श्रम का हर एक क्वालिटी मिल जाएगा आपको। इस किसी भी राज्य के लिए इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है कि वहाँ ग्राउंड लेवल पे, फ्लोर लेवल पे काम करने वाला भी है, और पूरे इंडस्ट्री को चलाने वाला CEO लेवल का भी व्यक्ति मौजूद है। तो अगर हर एक श्रम के हर एक लेवल पे लोग मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि बस बिहार को नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्व की ज़रूरत है। और बिहार कभी भी मगध के ज़माने से बहुत बेहतर अग्रणी राज्य बन सकता है पूरे भारत को ही नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने में भी और विकसित राष्ट्र बनाने में भी अपनी एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और सर के पास बहुत ज़्यादा अनुभव है और बहुत सारा स्कोपस में भी इनका रिसर्च आर्टिकल्स हैं। तो आगे और भी इंटरव्यू लेंगे सर से किसी और टॉपिक पर। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।